व्यू के 7वें संस्करण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज का वाद विवाद विषय क्रमांक 1 पर होने जा रहा है। तो दोनों पक्ष को रामजस वाद विवाद समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। पक्ष दल अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित है। टाइम लिमिट क्या होगी? 5 मिनट। सदन की गणना को मेरा सादर नमन। सबसे पहले विषय है, वर्तमान बुद्धिजीवियों का यह सदन विकासशील देशों में क्रोनी कैपिटलिज्म का समर्थन करेगा। 3-2-1 से शुरू करेंगे। 3-2-1। सबसे पहले मुझे समझने की जरूरत है कि बुद्धिजीवी होते कौन है। बुद्धिजीवी ये मानते हैं कि हम सोशल मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ और डिग्निटी बढ़ाने में लोगों की विश्वास रखते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ और डिग्निटी कैसे बढ़ेगी? जब सोशल सिक्योरिटी मेजर्स जैसे होते हैं हेल्थ और एजुकेशन, ये जो बेसिक सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं, ये हर लोगों मतलब सबके पास क्वालिटी में पहुंचेंगे। ठीक है, खाली एक्सेसिबिलिटी जरूरी नहीं है, क्वालिटी भी जरूरी है। उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी मेजर्स में कैश का लोगों तक डायरेक्ट कैश का ट्रांसफर, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कैश जो होता है वो वेरियस रूपों में यूज किया जा सकता है ना। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं, इनकी सारी की सारी बुनियादी इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आपके देश की इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसी नहीं है कि आप मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स और बाकी सारे एक्सटर्नल खर्चों को बचाकर अपने सोशल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर पाए, तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है, कोई तुक नहीं बनता। आपके लोगों की डिग्निटी बिल्कुल इंप्रूव नहीं होगी और इससे मतलब विकास मतलब हमारा जो एजेंडा है वो पूरा नहीं होगा। तो हमारा जो एजेंडा बुद्धिजीवियों का इकोनॉमिक ग्रोथ से सोशल सिक्योरिटी जरूरी है। उसके अलावा हमारे वर्तमान समय कैसा है? वर्तमान समय, क्योंकि वर्तमान की बुद्धिजीवी है, तो वर्तमान में बहुत सारी एमएसएमईज आ रही है ना, मीडियम एंड स्मॉल जो मतलब इंडस्ट्रीज हैं वो आ रही है। तो हमें बड़े उद्योग जो है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। अब एमएसएमईज के साथ समस्या ये है कि उनके पास क्योंकि लिमिटेड प्रॉफिट होता है और अभी वो बड़ी है नहीं, तो वो डाइवर्स इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती हैं। डाइवर्स इन्वेस्टमेंट नहीं करने के कारण वो रैपिड जो चेंजेस होते हैं इकोनॉमी में, जैसे कि कोई बहुत ही मतलब पोटेंशियल जो सेक्टर है जिसमें ग्रोथ आगे हो सकती है और जिससे हमारा फायदा हो सकता है, वहां वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। जैसे कि अगर किसी का जो टर्नआउट है वो अगर 3 करोड़ 4 करोड़ ही है, तो किसी एआई जैसी चीज में क्यों इन्वेस्ट करने की सोचेगा। पर अगर किसी का जो टर्नआउट है वो 1 लाख करोड़ है, तो वो अलग अलग जो सेक्टर्स है उनमें इन्वेस्ट करने की सोचेगा। उसके अलावा जॉब मार्केट चेंज हो रहा है, छोटे नए नए उद्योग आ रहे हैं। तो देखिए, तो अगर हमारे पास बड़े लोग नहीं होंगे जो डाइवर्स इन्वेस्टमेंट कर सके, तो हम बड़े जॉब मार्केट से अनुकूल अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा हमें इन्वेस्टमेंट, उसके अलावा जो विकासशील देश जो है महोदय, इसमें इनसफिशिएंट ग्रोथ से जूझ रहे हैं, जहां पे सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं जो वो वीक है, या तो है ही नहीं या फिर वीक है। वो इसलिए है क्योंकि उनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो मिलिट्री या फिर ऐसी एसेंशियल चीजों पे इतने ज्यादा हो जाते हैं कि सोशल सिक्योरिटी में ट्रांसलेट नहीं हो पाते। सोशल सिक्योरिटी क्या है? हेल्थ और एजुकेशन। उसके अलावा क्रोनिक कैपिटलिज्म क्या है? क्रोनिक कैपिटलिज्म महोदय, यार इसको चालू करो यार। क्रोनिक कैपिटलिज्म क्या होता है? ये क्रोनिक कैपिटलिज्म बहुत बड़े बड़े उद्योग होते हैं और ये इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। ये बहुत बड़े बड़े उद्योग जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये सारे लोग जिनकी इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, तो अब राज्य व्यवस्था कैसी है? राज्य व्यवस्था वेलफेयर के लिए हमारा काम करना और ईज ऑफ बिजनेस वगैरह बढ़ाने के लिए हमारे ऊपर प्रेशर है। तो अगर हम वेलफेयर नहीं बढ़ाते हैं, सोशल सिक्योरिटी नहीं करते, तो हमारी जो राज्य व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। तो उसके अलावा अब महोदय सबसे पहली बात समझते हैं कि समर्थन हम क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें महोदय हम अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी मानेंगे। अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी मानेंगे मतलब अगर क्रोनिक कैपिटलिस्ट कहीं इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो ग्रेविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो वो बहुत ज्यादा होगा। तो जब जितना ज्यादा ग्रेविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, उतनी ज्यादा ग्रेविटी ऑफ डिमांड होगी। जब इतनी बड़ी डिमांड होगी, तो उसको फुलफिल करने के लिए जो सप्लाई होगी वो कहीं ना कहीं ट्रांसलेट होगी जो मतलब समाज के वर्ग हैं उनके प्रति। जैसे कहीं इंडस्ट्री लगती है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और मतलब ज्यादा नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लगेगी, जहां पे बहुत सारी मशीन होगी, तो वहां बहुत सारे लोग भी चाहिए काम करने के लिए। तो वहां से लोग कहां से आएंगे? इसी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उसके अलावा जैसे जो प्रोडक्शन के लिए जो वो रॉ मटेरियल्स आएंगे, जो रॉ मटेरियल्स के प्रोड्यूसर्स हैं उनका भी फायदा होगा। तो अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी से डिमांड बनेगी, डिमांड से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट और डिग्निटी आएगी। इन्वेस्टमेंट से क्योंकि ये जो टैक्स बढ़ेगा, टैक्स से फिर सोशल सिक्योरिटी मेजर। जैसे एग्जांपल हमारा जमशेदपुर में हुआ। जमशेदपुर कब डेवलप हुआ है? जब वहां पे टाटा की इंडस्ट्रीज लगी। उसके अलावा महोदय डाइवर्स इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए, जैसे कि मैंने बताया डाइवर्स इन्वेस्टमेंट। जैसे कि अगर हम अंबानी का एग्जांपल लें, तो जियो में उसने इन्वेस्ट कब करा? जब उसके पास ऑलरेडी इतनी डीप पॉकेट्स थी कि वो जियो का 1 साल तक लॉस बनाना अफोर्ड कर सकता था। अगर कोई भी क्रोनिक कैपिटल मतलब कोई भी जो एमएसएमईज वाला व्यक्ति है वो 1 साल तक लॉस बनाना अफोर्ड नहीं कर सकता है, अंटिल अनलेस उसकी बाकी इंडस्ट्री से वो बन रहा हो, प्रॉफिट बन रहा हो और मतलब बहुत भयंकर प्रॉफिट बन रहा हो। उसके अलावा तो इससे क्या होगा? मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा। जब जियो आया तो फिर मतलब जो इस मार्केट में कंपटीशन बढ़ा, उससे इनोवेशन हुआ। जैसे वी जैसी जो नई नई मतलब चीजें हैं वो आई, उससे फिर क्वालिटी बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। जैसे बीएसएनएल को भी रिवाइव किया गया, क्यों? ताकि वो मार्केट के जो वो है उनमें वो कर सके, क्या कर सके? कम्पीट कर सके। तो इससे बेसिक रिसोर्सेज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सरकार को इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे वो पैसा बचेगा और वो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स में लगा सकती है। उसके अलावा हमारा पेनिट्रेशन होगा, जितने भी वो लोग हैं, जितने भी क्रोनिक कैपिटलिस्ट हैं, वो पोर्ट्स और रेलवे स्टेशन वगैरह के जो बड़े बड़े टेंडर्स होते हैं, भाई कॉल आ रहा है, तो मतलब बड़े बड़े जो टेंडर्स होते हैं वो लेते हैं। जैसे अडानी है, वो
विदेशों में जाके पोर्ट्स वगैरह के टेंडर्स ले रहे हैं। पर अगर हमारे तो इससे दो फायदे हैं। पहली बात तो हमारे लोग हमारा ही टेंडर लेंगे, तो जो पैसा है देश का, जो गवर्नमेंट का पैसा है, जो उनको डेवलप करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दे रहे हैं, वो हमारे देश में रहेंगे। उसके अलावा जो बाहर के जो लोग हैं, बाहर के लोग हमारे देश में इतना जल्दी पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, जिससे कि हमारी जो एक सोवरेनिटी है और जो इकोनॉमिक सोवरेनिटी है वो बनी रहेगी। तो उसके अलावा मतलब जैसे अडानी है, टाटा, जैसे बुर्ज खलीफा का जो स्टील है वो टाटा का बना हुआ है, तो इससे जो है वो फायदा मतलब हमारे देश को पहुंचा है। उसके अलावा रूरल इंडिया में जो स्ट्रक्चरल मतलब रूरल इंडिया में क्वालिटी पहुंचेगी, जैसे एजुकेशन और हेल्थ केयर है, उसमें रूरल इंडिया में सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ पे क्वालिटी नहीं देखने को मिलती है। क्वालिटी क्यों नहीं देखने को मिलती है? क्योंकि वहाँ पे जो सरकार है उसको डेवलप नहीं कर पा रही, क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पे जो क्योंकि डाइवर्स इन्वेस्टमेंट है, तो जो क्रोनी कैपिटलिस्ट है वो एजुकेशन और हेल्थ में भी वो करेंगे, क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, जिससे रूरल इंडिया में क्वालिटी बढ़ेगी। तो उसके अलावा सरकार को क्या फायदा होगा? सरकार को ये फायदा होगा, जैसे बस 10 सेकंड में पूरा कर रहा हूं, सरकार को ये फायदा होगा कि डाइवर्स जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, और जहां पर नहीं पहुंचा है वहां पे इन्वेस्टमेंट हो पाएगा और वहां पर जो मतलब लोग जा पाएंगे। इसी के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। धन्यवाद। मैं ऐड करना चाहता हूं, बुद्धिजीवी वो लोग होते हैं जो तार्किक होते हैं, विकास पे विश्वास रखते हैं। वो चाहते हैं कि हर सेक्टर का डेवलपमेंट हो, साथ ही साथ देश से इनइक्वालिटी खत्म हो और लोकतंत्र अपने प्योरेस्ट फॉर्म में प्रिजर्व रह सके, ताकि उससे देश का डेवलपमेंट लॉन्ग फॉर्म में हो और जो विकास है वो भी अच्छे से हो सके, हर किसी का हो सके। उसके बाद ये कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ क्या में ये चीज लाते हैं, सबको बचाकर रखना और सभी चीजें करना। प्लस अपनी डेफिनेशन में कहते हैं कि एक्सेस भी होना चाहिए हेल्थ और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का, और वो उसमें क्वालिटी भी होनी चाहिए। पहला पॉइंट महोदय, एक्सेस कैसे सबको मिल पाएगा अगर ये सब कुछ क्रोनी कैपिटलिस्ट के हाथ में होगा? अब क्रोनी कैपिटलिज्म को डिफाइन करते हैं। सबसे पहली बात, क्रोनी कैपिटलिज्म वहां होता है, यहाँ पे क्रोनी शब्द जो है वो इविलनेस को स्पेसिफाई करता है, मतलब कि यहाँ पे आपके इरादे बुरे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि सरकार में जो बैठे कुछ स्पेसिफिक लोग हैं वो कुछ कंपनी से कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल से डील करते हैं, जहां पे इन इंडिविजुअल्स का फायदा होता है, ना कि उन एजेंसीज या ना कि उन ऑर्गेनाइजेशंस का। प्लस महोदय यहाँ पे देखते हैं महोदय कि जहां क्रोनी कैपिटलिज्म होता है वहां पे डेमोक्रेसी में बैलेंस नहीं रह जाता। मतलब कैसे कि एक पार्टी यदि ज्यादा पावर में है तो उसके पास ज्यादा कंपनीज होंगी उसको सपोर्ट करने के लिए। इन लॉन्ग टर्म वो उन कंपनीज को सपोर्ट करेंगी, वो कंपनीज फिर उस पार्टी को सपोर्ट करेंगी, जिससे वो बार बार पावर में आती रहेंगी और ये विशेष साइकिल चलती रहेगी महोदय। उससे महोदय समझते हैं कि इसकी उत्पत्ति यहां से होती है कि जब लोगों में ये विश आ जाता है कि उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, तो इससे क्या होता है, क्रोनी कैपिटलिज्म का एक बहुत जो मेजर अंग है वो क्या होता है, पॉलिसी को तोड़ना मरोड़ना, उसको अपने हिसाब से बनवाना। जैसे कि यहाँ पे ये कहते हैं कि रिलायंस और जियो इन्वेस्टमेंट क्यों कर पाए? क्योंकि उनके पास पैसे थे। वो इन्वेस्टमेंट इसलिए कर पाए क्योंकि वो पॉलिसीज को अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते थे, और सबको पता है कि इस टाइम पे जियो की जो पहली कंपनी थी उसको अक्वायर करने में अडानी ने किस तरह से फ्रॉड किया था और किस तरह से नियमों को बदला गया था उनको फेवर देने के लिए। प्लस महोदय आगे आते हैं, ये कहते हैं इनका एजेंडा है इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलफेयर। अब इनकी पूरी डिबेट में इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलफेयर कैसे हो पा रहा है, इसमें कोई लिंक पहली बात तो कोई लिंक नहीं है। दूसरी बात कि अगर ये कहते हैं कि टाटा की इंडस्ट्रीज बढ़ी या फिर जियो की इंडस्ट्रीज बढ़ी, तो इससे क्या होता है, यदि टाटा की इंडस्ट्री बढ़ती है तो टाटा सरकारी हॉस्पिटल नहीं खुलवाएगा। टाटा क्या खुलवाएगा? टाटा खुलवाएगा ऐसे अस्पताल जो मैक्स हॉस्पिटल है या फिर इस तरह के हॉस्पिटल। और अगर जियो का भी केस लेते हैं तो वहां भी वो चाहेगा कि जितना हो सके वो प्रॉफिट बना सके उन चीजों से, ना कि उसे सोशल वेलफेयर हो। प्लस महोदय ये कहते हैं कि हाँ, अगली चीज ये कहते हैं रूरल इंडिया में क्वालिटी पहुंचाएंगे। ठीक है, रूरल इंडिया में जब क्वालिटी पहुंचाने की बात करते हैं तो वहां क्वालिटी कैसे पहुंचती है आपके हिसाब से? आप लोगों के घर उजाड़ कर वहां डैम बना दे रहे हैं, उनकी लिविंग खत्म कर दे रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, आप उनके खेत ले रहे हैं, उनकी जमीन हड़प कैसे रहे हैं कि आपकी सरकार से डील हो चुकी है पहले ही। अब सरकार से आपकी डील हो चुकी है तो आप कैसे करेंगे कि उनकी जो जमीन है उनको या तो डराएंगे धमकाएंगे या कहेंगे कि यही स्पेसिफाइड रेट है, तो बेसिकली अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी। तो इस तरह से तो आप लोगों का जीवन खत्म कर रहे हैं और आप कहते हैं कि आप रूरल इंडिया में चीजें पहुंचा रहे हैं। प्लस इनका जो मेजर कॉन्ट्रडिक्शन है डिबेट में वो क्या है, ये कहते हैं ग्रेविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि यदि बहुत बड़े स्केल पे इन्वेस्टमेंट आ जाएगी तो उससे क्या होगा कि डेवलपमेंट होनी ही पड़ेगी, क्योंकि वहां पे डिमांड आ जाएगी। आपने अपनी डिबेट में कहा कि विकासशील देशों के इंस्टीट्यूशन सही से काम नहीं कर रहे, मतलब इंफ्रा अच्छा नहीं है। जहां पे इंफ्रा अच्छा नहीं, वहां बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पहली बात तो आएगी ही नहीं। दूसरी बात कि यदि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ भी गई तो आप उसको सिक्योर नहीं कर पाएंगे, मतलब आपके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं उस चीज को सपोर्ट करने के लिए। तो ये भी अपने आप में एक फैलेसी है महोदय। उसके ये कहते हैं कि अडानी वगैरह विदेश में टेंडर लेते हैं। अडानी यदि विदेश में टेंडर ले भी रहा तो उससे क्या हो रहा है लॉन्ग टर्म में कि आपके देश की इमेज पे इंपैक्ट पड़ रहा है। जैसे कि अडानी ने जब ऑस्ट्रेलिया में कोल माइंस एक्वायर किए तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा विरोध हुआ इस चीज का कि इंडियन कंपनी ऐसा क्यों कर रही है। दूसरी चीज कि लॉन्ग टर्म में इससे आपकी अपनी कंपनी की भी हेल्थ खराब हो गई इस तरह से कि अडानी जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अडानी के स्टॉक्स कितने ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, जो कि किसी भी देश की स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता यदि उस कंपनी का एक बहुत ज्यादा मेजर एक तरह से हिस्सा होता है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि उससे आपकी देश की इकोनॉमी बहुत ज्यादा फ्रजाइल हो जाती है। और यही चीज दिक्कत होती है क्रोनी कैपिटलिज्म के
साथ कि जो मार्केट है उसका बहुत ज्यादा वेट कुछ स्पेसिफिक कंपनीज में आ जाता है। महोदय अब समझिए कि यहाँ पे इस विषय में लाभ दिया गया। लाभ का मतलब क्या होता है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन बैठे इंडिविजुअल्स अपने को फुलफिल करा रहे हैं। और अगली चीज महोदय समझिए कि विकासशील जो देश होते हैं वहां पे इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, मतलब कि वहाँ सिविल वॉर की संभावनाएं होती है। उसके बाद क्या कहते हैं, लिटरेसी रेट बहुत कम है, मतलब कि वहाँ के लोग क्रोनी कैपिटलिज्म होने पर विरोध भी नहीं कर सकते क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है। प्लस बहुत सारे विकासशील देशों की गवर्नमेंट जो होती है अनस्टेबल होती है। अब महोदय समझिए कि यदि क्रोनी कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं उससे क्या करप्शन बढ़ेगा, मतलब कि लोग स्पेसिफिक फेवर्स देने के लिए आपसे बहुत पैसा मांगेंगे, तो इससे क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपकी गिरेगी, गरीब को पैसा नहीं मिल पाएगा, पॉलिसी आपके हिसाब से बनाई जाएगी कंपनी के हिसाब से और जनता का फायदा नहीं होगा। यही चीज महोदय शैडो गवर्नमेंट का खतरा आ जाएगा, मतलब कि लोकतंत्र की हानि होगी कि जो कैपिटलिस्ट पीछे बैठे हैं वो बैठ के अपने हिसाब से गवर्नमेंट को चला रहे हैं और लोगों ने जिनको चुना है वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तीसरी चीज महोदय कि लोकतंत्र की हत्या ऐसी होगी कि जब आप छोटे इंडिविजुअल्स को आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे, जब उनको आप अलग अलग मुश्किलों में डालेंगे, तो इससे एक तरह से सिविल वॉर की संभावना आ जाएगी आपके देश में। कैसे कि जो बाहर बैठी ताकतें वो देखेंगी यदि बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट में हैं या फिर आपके खिलाफ है, जैसे बांग्लादेश का एग्जांपल हम लेते हैं कि बांग्लादेश में जब बहुत सारे लोग खिलाफ हो गए जनता में उनकी लीडर के खिलाफ, तो किस तरह से यूएस ने एक तरह से उनको स्पॉन्सर करके या फिर उनकी मदद करके वहां पे तख्तापलट करा दिया और अपना एक पपेट इंस्टॉल कर दिया। तो ये इसकी भी संभावना होती है। प्लस महोदय इससे क्या होगा कि स्पेसिफिक सेक्टर्स की डेवलपमेंट हो पाएगी देश में, मतलब कि जो सेक्टर्स पीछे चल रहे हैं वो कभी बढ़ नहीं पाएंगे। और जैसे कि कुछ सेक्टर्स जैसे मान लीजिए एआई हो गया या फिर जो ग्रीन एनर्जी, ये सब हो गए, ये सब तब बढ़ पाएंगे जब इनमें बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। पर अगर इनसे तुरंत प्रॉफिट नहीं आता तो बड़ी कंपनीज इसमें जल्दी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती और उसका विकास नहीं हो पाएगा। प्लस मुझे कैपिटलिज्म का इसका नुकसान ये भी होगा कि कैपिटलिज्म जो अपने अच्छे फॉर्म में आना चाहिए, जो हाईएस्ट फॉर्म में क्या होता है कि आप इतना प्रॉफिट बनाएं कि हर किसी का बेनिफिट हो सके, हर कोई एक अच्छी स्टैंडर्ड लिविंग एंजॉय कर सके, वो चीज नहीं हो पाएगी। और इससे क्या होगा कि लोग कैपिटलिज्म से नफरत करेंगे, सोशलिज्म रेवोल्यूशन होगा, सोशलिज्म जब आ जाएगा तो किसी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, देश स्टैग्नेंट हो जाएगा। धन्यवाद। टाइमर दे दीजिए। की स्पीच में लास्ट में बात आती है हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए। जैसा हमने बताया था कि विकासशील देशों की वर्तमान स्थिति क्या है और स्थिति क्या रहती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इकोनॉमिक कैपिटल होने की आवश्यकता है। इकोनॉमिक कैपिटल क्या सरकार पे खुद से आ सकती है? नहीं आ सकती। इकोनॉमिक कैपिटल आप पे कहां से आएगी? उद्योग से आएगी, इंडस्ट्रियलिस्ट से आएगी, जिन पे वो इकोनॉमिक कैपिटल, जिन पे वो इंडस्ट्रीज पहले से हैं जो आपको फंड कर सकते हैं। अगर इकोनॉमिक कैपिटल ही नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट कहां पे करेंगे? दूसरी चीज, ये इतनी सारी चीजें रॉन्ग अजम्पशंस और बहुत सारे मतलब फैलेसीज बता के जा रहे हैं, बहुत सारे अजम्पशन इन्हें मान लिए सिविल वॉर हो जाएगा, ये आ जाएगा। पर वर्तमान आपको हिस्टोरिकल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कैसे क्रोनी कैपिटलिज्म, इकोनॉमिक ग्रोथ जो हुआ है, वेलफेयर, वो उसके लिए हमेशा सहायता रहा है। अगर हम भारत के अगर जस्ट समीप पे देखें तो हम देखते हैं चाइना का एग्जांपल जो, और या फिर बाकी जो नेशन है जो कॉलोनाइजेशन के बाद निकले, जैसे सिंगापुर और ये सब चीजें, तो वहां पे क्रोनी कैपिटलिज्म कितना बड़ा रोल प्ले करा। चाइना में हम देखते हैं अलीबाबा या फिर इतनी सारी जो जैक मा की कंपनीज हैं वो कितना ज्यादा वहां पे फंड करती हैं वेलफेयर स्कीम के लिए। वहां पे स्टेट कैपिटलिज्म की एक नीति बनती है और वहां पे क्रोनी कैपिटलिज्म के थ्रू हमने देखा है कितना रैपिड एक्सपेंशन और रैपिड ग्रोथ होता है। ठीक है, सिंगापुर में सेम एग्जांपल हमने देखा है किस प्रकार वहां भी ये सारी चीजें हुई हैं। तो ये सारी इनकी फैलेसीज कि सिविल वॉर हो जाएगा, वायलेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक भी एग्जांपल ऐसा कुछ है नहीं और सारी फैलेसीज पे चल रहे हैं। अब जो इन्होंने बात करी कि जो करप्शन करेंगे, है ना, कि क्रोनी कैपिटलिस्ट होंगे तो करप्शन करेंगे और ये फ्रॉड करेंगे, जियो ने करा था, ये सब चीजें करेंगे, तो फिर अगर ये सारी चीजें नहीं होती है तो करप्शन तो और ज्यादा होता है। अगर आप देखें कि भारत का एग्जांपल आप देखते हैं तो जहां पर क्रोनी कैपिटलिज्म या फिर ओपन नहीं हुई थी इकोनॉमी बिफोर एलपीजी 1991 से पहले, तब करप्शन की इंटेंसिटी कहां पे थी? बोफोर्ड स्कैम से लेकर हम कितनी सारी चीजें देखते हैं, क्योंकि क्लोज जब रेजिमेंटेड इकोनॉमी होती है, जब आप अलाउ नहीं करते हैं कि कैपिटलिस्ट वहां पे इन्वेस्टमेंट कर पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा डेवलप कर पाए, तब जाके सीधा वो ब्यूरोक्रेसी और सीधा सरकार के अंडर आ जाता है। वहां पे ब्यूरोक्रेसी में रेड टेपिज्म और इनएफिशिएंसी देखने को मिलती है। वहां पे इतनी बड़ी जो पूरी ब्यूरोक्रेसी की लाइन है, का जो स्ट्रक्चर है इतना इनएफिशिएंट है, उसके कारण हमें देखती है कि ग्रोथ कभी हो ही नहीं पाती, तभी हम 2% की जीडीपी ग्रोथ तक रह जाते हैं। लेकिन जब हम क्रोनी कैपिटलिज्म को लेकर आते हैं तो हमने देखा बाकी एग्जांपल से वो कहां पे कितनी रैपिड एक्सपेंशन में ग्रोथ होती है और वो ग्रोथ कैसे लॉन्ग टर्म तक ट्रांसलेट होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको वही दे सकता है जिसके पास इतने इनसिक्योरिटी ना हो कि उसकी इन्वेस्टमेंट कब खत्म हो जाए, ये सब चीजें। तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट, उनपे ऐसी कोई इनसिक्योरिटी नहीं हो कि मेरा इन्वेस्टमेंट यहां खराब हो गया, फेलियर हो गया, ये सब हो गया, क्योंकि उनपे बहुत बड़ा टर्नओवर और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पहले से है। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं कि कैसे अब इनमें एक फैलेसी मान के जा रहे हैं कि इनको लग रहा है कि पार्टी और जो पॉलिटिकल पार्टी है और जो कैपिटलिस्ट है उसके बीच रिलेशन है। उसके बीच रिलेशन नहीं है, विषय में साफ लिखा है सरकार और जो व्यवसाय है यानी कैपिटलिस्ट है उसके बीच रिलेशन है। यानी सरकार कभी भी वो पार्टी को नहीं दे सकती, किसी पॉलिटिकल पार्टी को। अगर वो ऐसा देती है तो सारे जो इतने सारे एक्टिविस्ट है वो सरकार को चलने नहीं दे सकते। दूसरी बात, और अगर ऐसा होता है, और ये आज जो बात कर रहे हैं कहां पता नहीं कैसे बात कर रहे हैं, वर्तमान समाज है, इनको लग रहा है कि इलिटरेसी है बहुत ज्यादा, लोगों को कुछ पता नहीं है। सोशल मीडिया का युग है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है, सब लोगों को सब कुछ चीज पता चल रही है। इवन विकासशील देशों में, चाहे इंडिया का एग्जांपल ले, कहीं भी एग्जांपल
नॉर्मली सोशल मीडिया के थ्रू सारी चीजें हम सबको पता चलती है, तो इन्फॉर्मेशन एक लेवल पे है, तो वो सारी चीज आपको पहले से पता रहती है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो आपको चीजें पता चल जाएगी कहाँ फ्रॉड और ये सब चीजों में आकांक्षा ये सब चीजें देखने को मिलती है। जैसे राफेल और इन सब की हमने देखा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां पे बैकलैश आता है लोगों का, और लोग अकाउंटेबल ठहराते हैं कैपिटलिस्ट को भी और सरकार को भी। तो सरकार ऐसी स्थिति में है ही नहीं ये सारे डिसीजन ले ले। उसके बाद हम समझते हैं कि किस प्रकार हमने जो अनबैलेंस ग्रोथ की बात करी, क्योंकि इन्होंने हमारे एक भी पॉइंट का काउंटर नहीं करा कि कैसे ये सोशल सिक्योरिटी क्रिएट करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ से। वो हम बताते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ से सोशल सिक्योरिटी कैसे क्रिएट होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, ग्रोथ के साथ डिमांड क्रिएट होती है, जहां आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट से डिमांड क्रिएट होती है, डिमांड से आप इंश्योर करते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयमेंट क्रिएट हो, इंप्लॉयमेंट से सप्लाई आपकी और ज्यादा बढ़ती है। और ये जो आप बात करें कि जो कैपिटलिस्ट हैं केवल वहां पे इन्वेस्ट करेंगे जहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले से बेहतर हो, यानी रूरल इंडिया और यहां सब नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो क्योंकि क्रोनी कैपिटलिस्ट हमारे कुछ के देश के हैं, तो उनका खुद के एक प्रकार की खुद का तो प्रॉफिट ओरिएंटेशन है ही, और उनको बहुत ज्यादा चीजें बेहतर मिलती है वहां पे रूरल इंडिया या ये सब चीजों में, क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके वहां पे उनको कोई ऑब्स्टिकल और ये सारी बाधाएं देखने को मिलती है। तो फिर वहां अगर ये और ज्यादा इन्वेस्टमेंट और ज्यादा लेबर, क्योंकि इनको लेबर की तो आवश्यकता है, लेबर तो रूरल इंडिया से ही आएगा, या अर्बन इंडिया में इतने ज्यादा लेबर कहां से लाएंगे आप, तो वहां पे और ज्यादा आप कर सकते हैं। तो उनको लेबर बनने के लिए आपको इंप्लॉयमेंट और ज्यादा जनरेट होती है, वेलफेयर स्कीम और ज्यादा होती है, इसलिए हम देखते हैं सरकार कैसे पॉलिसीज और ज्यादा करने लगती है। और क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं होता तो क्या होता है, क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं होता तो सरकार पे बाधा लायबिलिटी आ जाती है कि वो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपने अकॉर्डिंग करे। इन्वेस्टमेंट अगर वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं तो फिर सरकार का जो खुद का बजट है, खुद का जो पूरा सरप्लस है वो खत्म होने लगता है। इसलिए हम देखते हैं कितना ज्यादा एक्सपेंडिचर से टैक्सेस ज्यादा बढ़ाना, ये सारी चीजें, तो इससे ग्रोथ जो है वो अपने आप में एक स्लो डाउन धीरे धीरे आने लगता है। और ये स्टॉक मार्केट की बात करें कि अगर बड़े बड़े कैपिटल स्टॉक मार्केट को हथियाएंगे तो फिर वहां पे स्टॉक मार्केट क्रैश होने की ज्यादा संभावना, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि ये डाइवर्स इन्वेस्टमेंट की बात करी हमने, यानी आपका इन्वेस्टमेंट एक जगह नहीं, आपका मल्टीपल जगह इन्वेस्टमेंट है। तो अगर स्टॉक मार्केट में कोई भी स्लो डाउन होता है तो अगर एक सेक्टर में होता है तो आप स्टिल आप पे बाकी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट पहले से हैं, तो वहां पे भी आप जो डाइवर्स इन्वेस्टमेंट में आपको ये फायदा होता है। और हमने बताया कि कैसे हेल्थ और इन सब में इकोनॉमिक ग्रोथ से सोशल सिक्योरिटी और सब चीज का डेवलपमेंट होगा। धन्यवाद। अच्छा, ये यहीं पे लगा है। चूंकि विषय पढ़ा जा चुका है तो मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। 3, 2, 1 महोदय, सबसे पहले जो इस डिबेट के कुछ कंट्राडिक्शंस हैं वो गिनवाते हैं। ये कहते हैं हम विकासशील देश हैं, विकासशील देश में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एजुकेशन का कोई सेक्टर नहीं है, हेल्थ सेक्टर में कुछ नहीं है। फिर ये कहते हैं हम लोग लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं। ये कैसे संभव हो सकता है जब एजुकेशन का कोई सिस्टम ही नहीं है इस देश में? दूसरा समस्या, जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, दूसरा सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन है, वो ये है महोदय, ये कहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है, मतलब हम जो चल रहे हैं, हमारा जो सब कुछ चलने का तरीका है वो ऐसे बनेगा जब हम एमएसएमई को कम करके जो बड़ा सेक्टर है उसको हम और बड़ा कर देंगे, और बड़ा कर देंगे। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? जो छोटे सेक्टर हैं वो डाइवर्सिटी ज़्यादा लाते हैं, वो नए नए इन्वेस्टमेंट आइडिया सोचते हैं, वो सब कुछ नया सोचते हैं, या जो बड़ा सेक्टर है वो कुछ नया सोचता है। मतलब बड़ा सेक्टर जो है वो हमेशा ट्रायल, जो टेस्टेड चीज़ है उस पर जाता है, उस पर नहीं जाता जहाँ से आइडिया आता है, मतलब नए आइडियाज़ पे नहीं जाता। तो जो इंटरप्रेन्योरशिप की बात है वो तो खत्म हो जाती है, वो तो आ ही नहीं पाती है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, ये आते हैं, ये कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा हमारे यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे नहीं हो पाएगी। मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अपने आप में मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कौन करता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैपिटलिस्ट करते हैं। अब इन्होंने डिबेट कंफ्यूज कैसे करी है? इन्होंने क्रोनी कैपिटलिज्म को और कैपिटलिज्म को कंफ्यूज कर दिया है। क्यों? कैपिटलिज्म में अपने आप में जो जिसकी बात हो गई है वो मुक्त अर्थव्यवस्था की बात हो गई है, जहां पे सरकार जो है वो लाइबिलिटीज नहीं लगाएगी कंपनीज पे, कंपनीज के इधर उधर जाने पे सरकार रोकथाम नहीं करेगी। लेकिन इनके केस में क्या होगा? क्रोनी कैपिटलिज्म में क्या होगा? क्रोनी कैपिटलिज्म में सरकार और व्यवसाय वाला आदमी एक साथ काम करेगा। अब इनका एक आर्गुमेंट आता है इसी में, ये कहते हैं कि जो सरकार एग्जिस्ट करती है, जो सरकार एग्जिस्ट करती है वो किसी पार्टी की नहीं होती है। तो क्या महोदय सरकार जो है वो आइसोलेशन में एग्जिस्ट करती है? सरकार में जब कोई पार्टी नहीं होता है तो क्या पार्टी के आने से सरकार का कोई संबंध, मतलब पार्टी के आने से सरकार का कोई जो नीति चल रहा है उसमें बदलाव नहीं होता है? बिल्कुल बदलाव होता है। तो जो इनका ये बात है कि आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो बिल्कुल ही मिथ्या बात है, बेकार बात है। उसके बाद ये क्या कहते हैं कि करप्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा। 1991 के बाद करप्शन क्या कहा जाता है, कम हुआ, पहले ज़्यादा था। महोदय स्ट्रॉमैन फैलेसी कर गए हैं। ये डायरेक्ट आके क्या बता रहे हैं? ये डायरेक्ट आके बता रहे हैं कि 1991 में हम क्रोनी कैपिटलिस्ट हो गए थे। कैसे क्रोनी कैपिटलिस्ट हो गए थे? कौन से नियम में, कौन से फैक्ट में, कौन से डेटा में ये लिखा गया था कि हम क्रोनी कैपिटलिस्ट हो गए थे? हमने लिबरलाइजेशन किया था भाई, हमने दूसरे को
टैक्स फ्री करके या फिर उसको छूट देके कि भाई हमारे यहाँ आओ इन्वेस्टमेंट करो, हमने इसकी बात करी थी, हमने क्रोनी कैपिटलिज्म की बात नहीं करी थी। अभी भी इंडिया के लोकतंत्र में इसको खतरा माना जाता है। जब अडानी मोदी जी को या फिर कांग्रेस को पैसा देते हैं तो इसको इंडिया में अच्छा थोड़ी ना माना जाता है। इसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं। हम जो इंडिया में चलाते हैं वो कैपिटलिज्म है, जो सिंगापुर में चलता है वो कैपिटलिज्म है। और जहां तक ये चाइना की बात कर रहे हैं वहां पे सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है। कैसे? जो जहां पे ये कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट है। कैसे? जहां पे ये टैक्स की बात कर रहे हैं वहां पे सरकार जबरदस्ती टैक्स लगा देती है। जब सरकार और व्यवसाय के बीच में एक संबंध रहेगा, परस्पर संबंध रहेगा जिसमें दोनों का लाभ होगा, वहां पे कैपिटलिस्ट क्यों चाहेगा कि उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगे? वो चाहेगा ही नहीं कि उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगे। लेकिन ये बता रहे हैं ज्यादा टैक्स देने लग जाएगा, क्यों दे देगा भाई? दूसरी चीज, जब वो कोई ज्यादा पैसा कमा लेगा और यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड, यहाँ का डाइसअप होगा सही नहीं रहेगा तो वो तो दूसरे देश में भाग जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा भारत देश में ये जो कि बहुत ज्यादा हो भी रहा है। अब महोदय ये कह रहे हैं कि सरकार, हाँ, सोशल सिक्योरिटी की बात करके आ रहे हैं कि सोशल सिक्योरिटी हमारे केस में नहीं आ रहा है। महोदय जो हमारा केस है ना वो कैपिटलिज्म का केस है। हम डायरेक्ट अपने केस में किसकी बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हम कैपिटलिज्म लाएंगे, कैपिटलिज्म को इस हद तक ले जाएंगे कि सबका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा, सब लिटरेट हो जाएंगे, जैसे कि अलग अलग देशों ने किया, जैसे कि अलग अलग देश वहां तक पहुंचे, अलग अलग जो डेवलप्ड नेशन है नीचे से स्टार्ट करके वहां तक पहुंचे, वो क्रोनी कैपिटलिज्म से नहीं कैपिटलिज्म से पहुंचे हैं। आगे बढ़ते हुए ये कहते हैं कि हाँ, सरकार पे बाधा हो जाती है, स्लो ग्रोथ हो जाता है। सरकार पे बाधा कब आती है, स्लो ग्रोथ कब होता है? जब लिबरलाइजेशन नहीं था तब हुआ था। लिबरलाइजेशन अपने आप में कैपिटलिज्म की बात थी और इसकी बात नहीं थी। अब महोदय गूगल इंडिया पे आते हैं और ये कहते हैं कि गूगल इंडिया में हेल्थ और ये सेक्टर को ये डेवलप करेंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत ढेर सारा अपॉर्चुनिटी है, ढेर सारा अपॉर्चुनिटी है। अब महोदय हम विकासशील देश है, हमारे देश में क्या रोड है? नहीं है। हमारे देश में क्या टावर लगे हैं इलेक्ट्रिसिटी के? नहीं लगे हैं। अब ये बताइए कैसे गूगल एरिया में आप पहुंच जाएंगे? बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे आप गूगल एरिया में। अच्छा, गूगल एरिया में पहुंचने का और दूसरा नुकसान ये कह रहे हैं कि लेबर आ जाते हैं। भाई हमारा देश तो ऐसा है जहां से बिहार से लेबर हर जगह चले जाते हैं, आसानी से चले जाते हैं, बिना किसी दिक्कत के चले जाते हैं। तो कैपिटलिस्टों को क्यों दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी कैपिटलिस्टों को। वो जहां चाहेंगे जहां खोलना चाहेंगे वहां पे खोल देंगे। अब महोदय आगे बढ़ते हुए जो ये एमएसएमई की सबसे समस्यादायक बात की जाती है वो ये एमएसएमई की बात की जाती है। अब बताइए महोदय कि कोई भी जो बड़ा इकोनॉमी, बड़ा कैपिटलिस्ट बना है, क्या उसने एमएसएमई से शुरुआत नहीं किया था? अब महोदय इसको थोड़ा सा एक तुलनात्मक रूप में देखते हैं। जैसे कि अमेरिका का हम एग्जांपल देते हैं। अमेरिका में पहले कितनी बिलियन डॉलर कंपनी है? आज तो सैकड़ों हजारों बिलियन डॉलर कंपनी बन चुकी है। लेकिन हमारे देश में 100-110 ऐसी बिलियन डॉलर कंपनी है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की एमएसएमई बड़ी हुई है, क्योंकि अमेरिका ने उसको मौका दिया है। अच्छा, हम उसको मौका दे ही नहीं गए। हम तो उसको मौका, हम पहले ही कह रहे हैं कि हम एमएसएमई को बैन कर देंगे, हम बढ़ने ही नहीं देंगे उनको। जब हम स्टार्टिंग से उनको नहीं बढ़ने देंगे तब तो वो अपने आप में ही खत्म हो जाएगी और उससे जो डाइवर्सिटी है वो डाइवर्सिटी आ ही नहीं पाएगा। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि कैश ट्रांसफर हम कैपिटलिज्म से करवा लेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ वो भी हम कैपिटलिज्म से करवा लेंगे। उसके लिए हमें लोकतंत्र को खत्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है।